हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। कृषि के बारे में 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। दुनिया की हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है, लेकिन कृषि किसी का इंतज़ार नहीं करती। अगर खेती में आप समय के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप और आपका समाज और आपका देश बहुत ही पीछे रह जाएगा। इसलिए खेती में समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ऊसरीकरण, भूपरिष्करण और प्राकृतिक आपदाएं, जैविक आपदाएं, कोरोना वायरस जैसी महामारियों और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण हमारी जो है बदलती हुई जो आधुनिक कृषि चल रही है इस समय, वो सब इन्हीं के कारण ही ये सब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही। इसलिए आज हम लोगों को एक नए प्रकार की खेती की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा खाना पीना होगा उसी प्रकार से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और वातावरण होगा। तो आज हम आप लोगों के साथ प्राकृतिक खेती के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेतों में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में खेती में लिया जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो आजकल कीटनाशक या फफूंदीनाशक या जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनको निवारण के लिए जो दवाएं किसान भाई प्रयोग करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसलिए अब हमें जो है जैविक कीटनाशकों की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक खेती के कई मॉडल प्रचलित हैं। इनमें से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यह पद्म श्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित व्यापक प्राकृतिक और आध्यात्मिक कृषि प्रणाली है। हमारे भारत के पास कृषि के मामले में बहुत ही एडवांस प्रणालियां हैं जो कि हमारे किसानों द्वारा अपनाई जा रही हैं, लेकिन वो सभी तक नहीं पहुंच पा रही। इसमें हमारे शासन प्रशासन और किसानों की मंशा भी जिम्मेदार है कि नई कृषियों का जो है तकनीकों का अभी इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम सलाह देते हैं कि वो अधिक से अधिक जो जागरूक किसान हैं, अच्छे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनसे आप संपर्क करें और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। इसे रसायन मुक्त कृषि, पशुधन आधारित, पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि कहते हैं। इसमें जैव विविधता की अधिकतम उपयोग किया जाता है। यह कृषि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी करती है तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जीरो बजट खेती, जो आपके पास प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं का प्रयोग करके आपको खेती करना है, जिससे कि आपकी लागत कम हो जाएगी और आपको अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी दार्शनिक मासानोबु फुकुओका ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था। यह पृथ्वी ग्रह को बचाने की एक रणनीति है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत
बीजामृत, जीवामृत, गाय के गोबर, मूत्र, हाफसा जो आजकल वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉप्स और वर्मी संबंधित जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो हाफसा के अंतर्गत आते हैं। मल्चिंग में आप जैसे कोई फसल उगा रहे हैं तो उसमें जो स्पेस बचता है उसमें खरपतवार या बहुत ज़्यादा जो है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इसलिए उसको मतलब पराली या पॉलीथीन से ढक देना चाहिए, जिससे कि हमारी नमी भी अच्छी बनी रहती है, खरपतवार भी नहीं उगते हैं और जो है रोगों का भी कम प्रसार होता है। जैविक कीट रोग उपचार किया जाता है। विश्व की जनसंख्या 2050 तक लगभग 10 बिलियन हो जाएगी तथा कृषि की मांग 50% तक बढ़ जाएगी। इसलिए स्मार्ट जलवायु कृषि की आवश्यकता होगी। जैसा कि इसमें बताया गया है, आज हम देख ही रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इन सभी देशों में इस समय बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी, भुखमरी चल रही है। इन्होंने जो है बहुत ही पुअर एग्रीकल्चर मॉडल को अपनाया, इसलिए आज वो लोग बहुत ही परेशान हैं। इसलिए हम लोगों को पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए और नए तरीके के एग्रीकल्चर मॉडल अपनाकर देश का सहयोग करना चाहिए, जिससे कि अपना और अपने समाज देश का विकास हो। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब बताना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष कमेंट बॉक्स में सही बताना है। देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। और अगर ये आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह पढ़ाई जो है और विद्यार्थी तथा किसानों तक पहुँचे, जिससे कि उनको इसका लाभ हो तथा विभिन्न सूचनाएं जो हम इनके माध्यम से किसानों तथा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वो जनता तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।